मेरा आप सबको नमस्कार। कोविड 19 महामारी ने आप सबको समर्पित सेवा भाव एवं कठिन परिश्रम कर कैसे हम विपदा को पार पा सकते हैं, एक बहुत उत्कृष्ट नमूना आप सबने पेश किया है। उस सब के लिए आप बधाई के पात्र हैं। विगत 2 माहों में हमारे राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों में काफी पिछड़ापन आया है। उसका एक कारण है कि हमारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं चल रहा था। आप सबकी ड्यूटी कोविड 19 के अंतर्गत लगा दी गई थी। इस 2 महीने के गैप में ये देखने में आया कि अभी कई प्रकार के सवाल उपजने लगे हैं, चाहे वो समुदाय में है या आपके खुद के बारे में। कई प्रकार की भ्रांतियां और भय निर्माण हो चुका है, और इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से आपके मस्तिष्क में जो भी विचार आ रहे हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, उसके हम आंसर देने का प्रयास करेंगे। पहला पहला सवाल ये उठ रहा है कि टीकाकरण क्या हम कर सकते हैं महामारी के अंतर्गत? हाँ, टीकाकरण करना इसलिए अनिवार्य है कि हमारे देश में 5 लाख बच्चे अभी भी समस्त टीके उपलब्ध होने के बाद भी अपने 5 साल की उम्र भी नहीं देख पाते हैं। अर्थात टीकाकरण कार्यक्रम का संचालन किया जाना न केवल बाल सुरक्षा जीवन के बचाव के लिए जरूरी है, अपितु इन बीमारियों को महामारी का रूप धारण ना कर लें। खासतौर से अभी जो वक्त है वो है मीजल्स महामारी का। आप सबको मालूम है कि 11 जानलेवा बीमारियों में सबसे अगर खतरनाक कोई बीमारी है वो मीजल्स की है। अगर महामारी लेती है रूप और हमारी स्वास्थ्य सेवाएं वहां तक नहीं पहुंचती है तो 30% बच्चे काल कवलित हो सकते हैं। जहां कोविड 19 का मृत्यु दर 4% है, वहां मीजल्स का 30%। यानी सोचिए कि हम अगर टीकाकरण कार्यक्रम रोक देते हैं, नहीं करते हैं, तो उससे हमें बहुत ज्यादा हानि है। हमारे वो नन्हे मुन्ने बच्चे हमसे बिछुड़ जाएंगे, जिसका एक ही कारण है कि हम उन्हें समय पर सुरक्षा प्रदान नहीं कर पाए। क्या महामारी में भी हम टीके दे सकते हैं? हाँ, बिल्कुल दे सकते हैंगे। और इसका आप सबने भी अभी पेपर के माध्यम से सुना होगा कि भारतवर्ष में कोविड 19 की बीमारी उतना विकराल रूप नहीं दे पाई है जितना कि अन्य विदेशों में। और उसका एक कारण निकल के आया है कि हमारे यहाँ के जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं वो बीसीजी का टीका प्राप्त किए हैं। वो एक बचाव का शारीरिक प्रतिरोध बढ़ाने में मदद मिल रही है। तो आप सब बिल्कुल बिना किसी भय और भ्रांति के टीकाकरण कार्यक्रम में जुड़ जाएं वापस। इसमें यह भी देखा गया है कि कोविड में टीकाकरण स्थल का सिलेक्शन अब कैसे होगा और क्या नए परिवर्तन होंगे, ये भी आपको जानकारी होना चाहिए। देखिए, टीकाकरण का स्थल तो हमारा वही आंगनवाड़ी केंद्र रहेगा। टीकाकरण का दिन मंगलवार शुक्रवार रहेगा, समय 9 से 4 रहेगा। इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। परिवर्तन जो भीड़ लगाते थे, एक साथ सबको बुलाते थे, भीड़ लग जाती थी और टीका लगाते रहते थे छोटे से एक आंगनवाड़ी केंद्र में, उसमें बदलाव आया है। बदलाव यह आया है कि 1 घंटे में मात्र अब 5 बच्चों से ज्यादा बच्चों को टीकाकरण नहीं होगा। अलग अलग उनका दूरी, कम से कम 2 गज दूरी पे वो लोग आपस में बैठेंगे। और हमारी जो आशा कार्यकर्ता है वो एक दिन पूर्व जाके समस्त परिवारों का हाउस टू हाउस सर्वे के बाद नवजात शिशु और गर्भवती जो नए पंजीयन है उनको देखेगी कि क्या वो पूर्णतः सुरक्षित हैं। यदि वो ड्रॉप आउट या लेफ्ट आउट की श्रेणी में है तो वो उनको इत्तला कर देगी कि कल आप अमुक स्थान पे इतने बजे जरूर आइए। अब जो स्थान में आंगनवाड़ी में जो टीकाकरण का समय का प्रतिबंध इस प्रकार से रहेगा कि शुरू में 5 परिवार ही हम बुलाएंगे 9 से 10 के बीच में, फिर 15 मिनट का हम रोकथाम करेंगे, साफ सफाई व्यवस्था करेंगे, हैंड वॉश करेंगे हमारी कार्यकर्ता। उसके बाद दूसरा लॉट आएगा 5। इस प्रकार 500 की जनसंख्या पे लगभग 10 से 15 हमारे हितग्राही अनुमानित रहेंगे जिनको कि हमें टीकाकरण करना होगा। अब ये बात होगी कि टीकाकरण करते वक्त और क्या सावधानियां करना है। पहली सावधानी ये है कि अब जब हमारा हितग्राही कोई बच्चा या गर्भवती महिला आती है तो हमारी आशा आंगनवाड़ी आपके आंगनवाड़ी के द्वार पे अभी एंटर नहीं कर रहे हैं, उसके पहले ही उनकी स्क्रीनिंग करेंगे। किसी को बुखार तो नहीं है, सर्दी खांसी तो नहीं है,
यदि सर्दी खांसी बुखार के चिन्ह हैं तो उनको बोला जाएगा कि आप अपना उपचार कराइए, जब ठीक हो जाएंगे तभी हम उसको टीकाकरण करेंगे। आंगनवाड़ी में वो प्रवेश निषेध होगा उनके लिए। दूसरा क्या आवश्यकता है? ये आवश्यकता है कि हमारी जो हितग्राही है वो भी मास्क लगाएंगे, मास्क नहीं है तो गमछा या कोई भी कपड़ा मुंह पर लगाएंगे, नाक से ऊपर तक बांधेंगे और घर से जब निकलेंगे तभी ये करेंगे। घर से निकलते ही वक्त अपना हाथ साबुन से 20 सेकंड धोने के बाद ही आएंगे। और इसके बाद हम लोग एक, जैसे आजकल हर जगह व्यवस्था देख रहे हैं आप बाजारों में भी, कि छोटे छोटे गोले बना दिए जाते हैं थोड़ी थोड़ी दूरी पर, उसके अंदर ही आपको अपने अपने को इंतजार करना है। हमने ये भी देखा आपकी सुविधा के लिए, गर्मी का मौसम आ रहेगा या बरसात भी आने वाली है, कि आंगनवाड़ी के पास हमारे स्कूल्स रहते हैं, तो स्कूल में ये वाली व्यवस्था बेटी की हम कर दिया करेंगे आपकी, जिससे कि आपका आपका वो वाला प्रॉब्लम कि हम प्रतीक्षा क्या करेंगे वो तो बच जाएगा। सत्र हमें कैसे आयोजित करना है, ये एक प्रशिक्षण का ही विषय है, खासतौर से हमारी एएनएम और आंगनवाड़ी और आशाओं के लिए। सत्र आयोजन के लिए पहली आवश्यकता है कि हमारा जो वैक्सीन और लॉजिस्टिक है वो एवीडी के माध्यम से पूर्वत आएगा, कोल्ड चेन भी उसी प्रकार से रहेगी, मगर थोड़ा सा परिवर्तन है कि पहले जब वैक्सीन हमारी आती थी तो सिस्टर आती थी हमारी एएनएम बहन जी, वो वैक्सीन को एक आइस पैक में 4 प्रकार की वैक्सीन जो हीट सेंसिटिव है उनको रख लेती थी, चाहे वो पोलियो हो, बीसीजी हो, मीजल्स हो या रोटा, उनको रखने के बाद बाकी जो है टेबल पे रख लेती थी। अभी क्योंकि संक्रमण ज्यादा है और ये भी बोला गया है कि कोविड का वायरस किसी भी सरफेस पे हो सकता है, इसलिए एक स्टेरलाइज ट्रे हमने सभी एएनएम को बोलने जा रहे हैं कि आपको ट्रे उपलब्ध है कि सब सेंटर के बजट में है आपके पास, एक ट्रे लेके चलें, उसको स्प्लाइस करके चलें और जब सत्र आयोजन करें तो ट्रे रखें और ट्रे में हमारी वो वैक्सीन वो रखी जाएगी। सत्र आयोजन के पहले जैसे ही आपके हितग्राही आ जाते हैं, साबुन से 20 सेकंड तक, इसके लिए साबुन हमने लिक्विड सोप रखा है, 2 बूंद सिर्फ हाथ में मल लेंगे। एक बाल्टी होगी, टोंटी वाली टंकी होगी और एक तसला होगा, आप उसमें हाथ धो लीजिए, क्योंकि जब साबुन का फैन हमारे हाथों में लग जाता है, 6 स्टेप से जो हाथ धोने की प्रक्रिया वो पूरी कर लेंगे और फिर हाथ को सुखा लेंगे, धूप में या हवा में ही सूख जाते हैं और उसके बाद ही हम टीका लगाएं। ग्लव का हमने प्रयोजन नहीं किया है, इसलिए नहीं किया है कि ग्लव का कंटेमिनेशन हम लोग आदि नहीं है, ये ऑपरेशन थिएटर में ही जहां को हमको टच करना पड़ता है, पेशाब, पस या ब्लड, उसके लिए ग्लव का उपयोग होता है, क्योंकि यहाँ पे हम शुद्ध अपनी वैक्सीन का प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए ग्लव का हम प्रचलन नहीं कर रहे हैं। तीसरा, सैनिटाइजर का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। कई लोग सवाल उठाएंगे, आपको ये जानकारी होना चाहिए, वैज्ञानिक तथ्य क्या है। सैनिटाइजर में अल्कोहल 70% होता है। अल्कोहल को अगर हमने हवा उसका जब पुश किया और निकल के आया तो थोड़ा सा हवा में कण जाते हैं। हमारा जो नवजात शिशु है मुश्किल से 1.5 महीने का हुआ है, उसके नाक में अगर थोड़ी सी भी हवा निकल के पहुंच जाएगी तो हो सकता है वो अर्ध बेहोशी हो। एक कारण तो ये है कि हमें सैनिटाइजर का उपयोग क्यों नहीं करना है। और दूसरा ये है कि वो जब आपके कोविड के वायरस को मारने की क्षमता रखता है तो ये भी संभावना है कि हमारी वैक्सीन के वायरस को भी प्रभावित करे। इसलिए हम लोगों ने जो गाइडलाइन बनाई है, भारत शासन के जो हमारे निर्देशक हैं उनसे समीक्षा कराया था गाइडलाइन का और उनके अनुसार ये गाइडलाइन बनाई कि हाथ में हम लोग को हाथ सफाई जो है साबुन के माध्यम से होगा और ग्लव का इस्तेमाल नहीं होगा। एसेप्टिक प्रिकॉशन जो पहले होती थी वैसे ही करेंगे, मगर ये देखिए कि हमारी जो आशा है उनका रोल अब बढ़ जाएगा। वो जो हमारी हितग्राही है जो बच्चा लेकर आए हैं उसको पकड़ने की व्यवस्था हमारी आशा करेगी। आप सबको मालूम है कि शरीर का अंग हम कहाँ रोक सकते हैं, जोड़ों पे। हाथ में अगर लगा रहे हैं तो हाथ को कोहनी की ओर पकड़ लेंगे, अगर पाँव में टीका लग रहा है तो पाँव के घुटने को पकड़ लेंगे, दोनों घुटने को, जिससे कि वो हिलेगा नहीं शरीर। और सिस्टर जो रहेगी वो इंजेक्शन नीडल से पुश कर देगी। रुई वाला काम हमारी आशा या आंगनवाड़ी करेगी।
तो इस प्रकार से हम लोग एएनएम को इतना सक्षम कर रहे हैं कि वो टोटल एसेप्टिक प्रिकॉशन का ध्यान रखेगी। हितग्राहियों को जब टीका लग जाता है, चाहे वो गर्भवती माता हो या हमारे बच्चे, तो जैसा कि पूर्व में हम 4 प्रमुख संदेश देते थे, टीकों के फायदे गिनाते थे। टीकों के फायदे आपको फिर से बता दें कि टीका लगाया क्यों जाता है? इसलिए लगाया जाता है कि ये हमारे 11 जानलेवा बीमारी से बचाव की गारंटी है ये टीके, महामारी से बचाव की अस्त्र है ये टीके, शिशु व बाल मृत्यु दर में 20% कमी लाते हैं टीके, कुपोषण दर में डायरेक्टली नहीं मगर इनडायरेक्टली 50% कमी लाते हैं टीके और 80% विकलांगता दर में कमी लाते हैं ये टीके। तो हमें अपनी वैक्सीन का मार्केटिंग करना है, इस ढंग से इस बार लोगों को समझाना है कि वो आकर्षित हों, उन्हें ये मालूम हो जाए कि मेरी जो बच्चे हैं 11 जानलेवा बीमारी से पीड़ित हो सकते हैं। वो वाली बीमारियां जो लाइलाज हैं, ज्यादातर कोई इलाज नहीं है। पोलियो हो गया आजन्म, पोलियो होना ही है। डिप्थीरिया हो गया 95% मौत, टिटनेस हो गया मौत, क्योंकि ज्यादा कुछ बचाव के लिए बचता नहीं है। इसलिए बेहतर है कि इस गारंटी वाले टीके हैं और हमारे सामने तो एक हमारी सफलता की कहानी है। 1978 में हमने स्मॉल पॉक्स इन टीकों के माध्यम से खत्म किया। 1995 से पल्स पोलियो जब प्रारंभ किया तो 2014 में पोलियो मुक्त भारत हमने निर्माण किया। 2015 में माँ, जच्चा और बच्चे में होने वाली टिटनेस बीमारी का अंत कर दिया और आप सभी के सहयोग से अब एमआर एलिमिनेशन 2020 का हम लक्ष्य लेके चल रहे थे, मगर इसको अब 2023 का कर दिया है। तो आपको ये चीज प्रचारित करना है। माँ और जच्चा बच्चा का जो कार्ड है उसकी महत्ता को जरूर बताएं, क्योंकि ये एक ऐसा रिकॉर्ड है। अभी आपने देखा होगा कि लाखों लोग प्रवासी परिवार हमारे दूसरे राज्यों से आ गए हैं। अब वहां पे कौन सा टीका लगा हमें नहीं मालूम, उनके रिकॉर्ड में वो छूट गया। मगर वो अगर कार्ड लेकर आए हैं तो कार्ड में एक चीज लिखी होगी कि इसको ये टीके लग गए, ये टीके बचे हैं। उसके आधार पे हम निर्णय ले पाएंगे। तो इतना महत्वपूर्ण वो दस्तावेज है जिसके बारे में आप बताइए कि हमेशा लेकर चलें और इसको सुरक्षित रखें। माँ बच्चे के टीकाकरण कार्ड के बाद उसको ये भी बताना होता है कि अगली बार वो कब आए, और साथ में हमें ये भी ज्ञान देना चाहिए हर परिवार को, इसको छुपाने की जरूरत नहीं है कि बच्चे को कोई भी टीका लगेगा। देखिए, जब टीका लगता है तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होता है, मतलब बाहरी तत्व शरीर में जब प्रवेश करता है तो अपना असर कुछ प्रभाव दिखाता है। वो क्या क्या हो सकते हैं? हल्का सा बुखार, थोड़ी सी सूजन, ललामी, दरदरे, खुजली या थोड़ा सा दर्द। तो ये सब चीजें स्वयं 24 से 48 घंटे में ठीक हो जाती हैं। अगर ठंडे पानी की पट्टी रख दी जाए जहां पे टीका लगा है और एक पैरासिटामोल की गोली जिसको 15 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम के हिसाब से, अगर आप 4 किलो का है तो 15 चौको 60 यानी 1/10 हिस्सा सुबह शाम करके अगर 3 दिन दे देते हैं तो बच्चे की जो चीख चिल्लाहट होना है वो नहीं होगी। हाँ, ये जरूर है कि जब टीका लगाएं तो आप 2-3 बातें अब एक्स्ट्रा पूछना पड़ेगी। पहले हम क्या पूछते थे? ABCD। ए यानी एज, कितनी उम्र है इस बच्चे की, उसके हिसाब से हम निर्णय लेते थे। अगर 13 महीने का बच्चा है तो नहीं लगेंगे, BCG का नहीं लगेगा, पेंटावेलेंट का नहीं लगेगा, IPC का नहीं लगेगा, ये हमें मालूम था। रोटा नहीं देंगे, मगर कौन सा टीका दे सकते हैं उस उम्र में, ये वाला भी डिसीजन हम उम्र की जानकारी के आधार पर कर सकते थे। बी यानी होता है बिफोर इंसिडेंस, पिछली बार जो टीका लगा था उसका इतिहास जरूर पूछना चाहिए कि पिछली बार जब टीका लगा था तो क्या हुआ था। कुछ ज्यादातर 80% 90% लोग बोलेंगे बढ़िया था, बच्चा थोड़ा कुनकुनाया था, 2 दिन बाद अच्छा खेलता रहा, हंसता रहा, कुछ नहीं हुआ। कुछ बच्चों में हालांकि उन्होंने बताते हैं कि साहब इसको दर्द हुआ था, बुखार हुआ था, चीख चीख के रो रहा था। तो कई कारण होते हैं चीख के रोने के। सपोज उसको लिया था, आज चौथे दिन उसको 5वें दिन बुखार आना था, उसी दिन हमने टीका भी लगवा लिया तो तेज बुखार हो गया। इसका मतलब ये नहीं है कि टीके के कारण और कई बीमारियां हो सकती हैं। इसलिए आप ये भी देख लीजिए कि शरीर के कपड़ों को अलग कर दीजिए। अब टीका लगाने की एक नई विधि विधान है कि आप हर बच्चे को नेकेड कर दीजिए, नंगा कर दीजिए ऊपरी हिस्सा शरीर का। उससे फायदा ये होगा कि जब बच्चे को आप आंखों से देख रहे हैं,
खांसी तो नहीं चल रही, 1 मिनट में 50 से ज्यादा, श्वास गति, निमोनिया होती है, अगर निमोनिया पीड़ित है हम नहीं लगाएंगे। उसका पेट धसा हुआ, आंखें धसी है, जीभ बिल्कुल सूख रही है, इसका मतलब पूछो उल्टी दस्त तो नहीं हुआ, वो बताएंगे हाँ उल्टी दस्त से पीड़ित है, यानी डिहाइड्रेटेड है, उसको अस्पताल 108 से भेजेंगे, अस्पताल जाएगा, इलाज होगा, ठीक हो जाएगा, अगली बार लगा देंगे, कोई जरूरी नहीं है। 1 वर्ष के अंदर हमें टीके लगाने होते हैं, जितनी जल्दी हो सके, ये बात जरूरी है कि जितनी जल्दी हो सके लग जाए, मगर नॉट एट द कॉस्ट ऑफ लाइफ ऑफ सम चाइल्ड। तो ये भी देखना हैगा। शरीर पे आप नंगा अगर हैगा तो हमें ये भी देखेगा छोटे छोटे लाल लाल दाने हैं, कहीं ये संभावित मीजल्स का केस तो नहीं है। कोई भी शरीर पे दाने हैं उस वक्त हम टीके नहीं लगाएंगे, उसका पहले इलाज कराएंगे। फिर लाल शरीर हो रहा है, थर्मामीटर लगा के देखेंगे उसमें बुखार तो नहीं है, अगर 100 से ज्यादा बुखार है हम टीका नहीं लगाएंगे, उसको अस्पताल भेजेंगे, इलाज करवाएंगे, जांच कराएंगे, अगली बार बुलाएंगे। तो इतनी सावधानियां रखना है। अभी जो नया कोविड बीमारी चालू हो गई है, तो इसमें हमें ये भी देखना होगा कि आप दो चीजें पूछना पड़ेंगी, आपके परिवार में किसी को कोविड पॉजिटिव टेस्ट तो नहीं हुआ था, वो कहेंगे हाँ अभी 14 दिन के अंदर हुआ है, तो उस वक्त भी हम टीका नहीं लगाएंगे, 28 दिन का इंतजार करेंगे, जब पॉजिटिव का निगेटिव आ जाता है, रिपोर्ट आ जाती, तभी हम लगाएंगे, क्योंकि वो अंडर सस्पेक्ट है वो परिवार। फिर ये भी पूछेंगे कि बच्चे को सर्दी खांसी या बुखार, या आपके परिवार में किसी को तो नहीं हो रहा है, अगर सर्दी खांसी बुखार है उसको बोलते हैं ILI, एक्यूट लंग इन्फेक्शन, या सारी है ना निमोनिया टाइप। तो ऐसा अगर परिवार में कोई पीड़ित है तो उसको भी हम अभी तो रोक देंगे, क्योंकि हो सकता है कि वो इन्फेक्शन इसके शरीर में कीटाणु प्रवेश कर गए हैं और आज टीका लगाया, कल वो सारी और ILI का केस बने, इसलिए हम उसको रोक लेंगे। तो थोड़ी सी एहतियात की जरूरत है, और जैसा कि हम टीकों के साथ विटामिन ए वगैरह देते हैं वो देते रहेंगे। आपको पहले भी हमने जो प्रशिक्षण दिया था उसमें ये बताया गया था कि टीकाकरण कार्यक्रम पूरे स्वास्थ्य कार्यक्रम में सबसे बड़ा, विश्व में सबसे बड़ा कार्यक्रम है, और उसको 1 घंटे में हम पूरा प्रशिक्षण नहीं दे सकते हैं, ना किसी को आप समझा सकते हो। इसके लिए हमने क्या प्रयोग किया है, कुछ ऐसे सिनोनिम बनाए, जैसे एक परिवार को आप क्या बताओगे किसको कितने टीके लगने चाहिए, तो इसकी याद बनाए रखने के लिए हमने ये किया कि बच्चा जब पैदा होता है अस्पताल में तो उस वक्त 0 डोज कहलाते हैं, 0 डोज में हम 3 टीके देते हैं, BCG बाएं कंधे पे, बाईं जांघ पे हेपेटाइटिस बी, और साथ में 2 बूंद पोलियो की। हेपेटाइटिस बी का प्रचलन हमने प्रदेश में स्टाफ नर्स के जिम्मे सौंपा है। जैसे ही बच्चा पैदा होता है हमने ये भी देखा कि वो विटामिन के दाहिनी जांघ पे लगाया जाता है, उसी के साथ वही स्टाफ नर्स अब बाएं जांघ पे हेपेटाइटिस बी दे देगी, और इसके बाद साथ में 2 बूंद पिला देगी। और जो हमारी ANM पदस्थापित रहती है टीकाकरण सत्र स्थल पे या कोल्ड चेन रूम में, उसकी ड्यूटी है कि वो BCG नेक्स्ट डे लगा दे, और इसका पूरा रिकॉर्ड RCH और HIMS में रिपोर्ट रिकॉर्ड रखे। तो 3 टीके शुरू में लग गया, 1.5 महीना जब बच्चा होता है तो 5 टीके लगाए जाते हैं। 5 कौन कौन से लगाए जाते हैं, फिर से आप सिलसिलेवार आपको सीक्वेंस जिसको कहते हैं वो बताना हैगा लोगों को भी, जिसमें आपसे ज्यादा उनको जानकारी हो। 2 बूंद जिंदगी की सबसे पहले पिलाएंगे जब टीका चालू कर रहे हैं, 5 बूंद रोटा वायरस की, बाएं कंधे पे BCG, दाहिने पे IPV, और पेंटावेलेंट, साथ में पेंटावेलेंट दे दिया जाएगा। अगर BCG हेपेटाइट वहां 0 डोज में नहीं लगा तभी लगाया जाएगा, अन्यथा जो 5वां टीका होगा वो हमारा रहेगा PCV। फिर 2.5 महीने पे 3 टीके देते हैंगे, 2 बूंद जिंदगी की, 5 बूंद रोटा वायरस की, और साथ में पेंटावेलेंट। और इसी प्रकार जो भी 5 टीके आपको बताए थे 3.5 महीने पे लग जाएगा, और 9 से 12 महीने में MR का पहला टीका, साथ में PCV का बूस्टर और विटामिन A दे दिया जाता है। तो इस प्रकार 3-5-3-5-3 के हिसाब से उनको याद करा दिया जाएगा। टीकाकरण कार्ड के अलावा लोगों की याददाश्त भी पूरी होना चाहिए। जब भारत शासन सर्वे कराता है कि पूर्ण टीकाकरण कितने हैं, तो उसमें साक्षात्कार के माध्यम से भी परिवारों से पूछा जाता है। यदि आप उनको जागृत नहीं करेंगे तो वो भी नहीं बता पाएंगे कि मेरे बच्चे को कौन सा है। तो उनके आप इशारों से बताइए कि बाएं कंधे पे BCG, दाहिने कंधे पे IPV मतलब पोलियो वैक्सीन इंजेक्टेबल, साथ में 2 बूंद जिंदगी की, 5 बूंद रोटा वायरस की। बाईं जांघ पे हम कौन कौन से टीके लगाते हैं, सभी टीके
बाई जांग पे लगते हैं, एक्सेप्ट पीसीवी दाहिनी जांग पे लग रहा है। ये को याददाश्त होना चाहिए। अब हम सिलेक्ट कैसे करें कि जांग के बीचों बीच मध्य स्थल पर टीका लगाने की पहचान क्या है? पहचान ये है कि बच्चे को जब लिटाएंगे, उसके हाथ लंबे करेंगे, हाथ की जो बीच वाली उंगली है वो जांग पे जहां खत्म हो रही है, वो खुद निशान वो बता रहा है, बच्चा स्वयं, आंटी मुझे यहाँ टीका लगाइए, क्योंकि कुदरत ने ऐसी व्यवस्था की है कि वो जो उंगली जाके और रुकती है वही मिड एंट्रोलेटरल पोजीशन है, वो ना पीछे की तरफ जा रहा है ना अंदर की तरफ। आप सबसे पुनः अनुरोध है कि टीका लगाने का स्थान जो आपको बताया जा रहा है वहीं पे 90 डिग्री यानी होता है सीधे सीधे वर्टिकल, और 90 बाजू से आके नहीं, जांग के ऊपरी हिस्से में 90 डिग्री पेंसिल मेथड कहलाते हैं, जैसे पेंसिल को रखते हैं वैसे ही रखते हैं, और आपको 0.5 में यूनिवर्सल डोज है कोई भी टीका एक्सेप्ट बीसीजी, बाकी सब यूनिवर्सल डोज 0.5 ml आपको लगाना है। लगाने में आपको ये देखना है कि हमने जो नीडल है वो पर्याप्त मात्रा में अंदर तक जाना चाहिए। दाहिनी भुजा में 45 के कोण पे जो टीका लगाया जाता है वो सबक्यूटेनियस, और बाएं कंधे में या दाएं कंधे पे जो इंट्राडर्मल लगाया जाता है वो 15 डिग्री के कोण पे होता है। जब हम 0.05 जो लगता है न्यूबॉर्न में लगता है, 0.1 ml लगता है 1 महीने से 1 साल के बीच में, और जैसे ही अपन पुश करते हैंगे बीसीजी तो एक छोटी सी निशान ऊपर आता है उभरा हुआ, वो है मसूर के दाल के दाने के समान, और वो अपने आप 6 हफ्ते के अंदर, ये चीज आपको बताने की जरूरत है, जब बीसीजी लगाएं तो लोगों को बता दें परिवारों को कि 6 हफ्ते के बाद यहाँ इस स्थान पे फूलेगा, पकेगा, रिसेगा और एक निशान छोड़ के जाएगा। तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उसको थोड़ा सा रुई से साफ कर देना, अपने आप वो ठीक हो जाएगा। तो आपको ये भी देखना है कि हमें जब टीकाकरण कर रहे हैं तो हमारे जो बच्चे और हितग्राही आ रहे हैं उसमें एक चीज आपको इस बार ध्यान देना है, इस साल खास तौर से, कि हमारे लाखों परिवार जो घुमक्कड़ आबादी वाले प्रवासी मजदूर जिनको नाम दिया जा रहा है, उन परिवारों के भी बच्चे आ गए हैं। इसलिए आप जब वैक्सीन की डिमांड करें तो आपके पास ये संख्या भी होना चाहिए कि मेरे प्रवासी परिवार के कितने 1 साल तक के बच्चे हैं, कितने 2 साल तक के हैं, कितने 5 साल तक के, कितने 10 साल के, कितने 16 साल के और कितनी गर्भवती। इस प्रकार से समग्र टीकाकरण का आकलन कर लीजिए, आपको कितनी अतिरिक्त वैक्सीन की आवश्यकता होगी उसको आप कोल्ड चेन हैंडलर को फोन पे लिखवा दीजिए जहां से भी आपकी वैक्सीन आती है, ताकि वैक्सीन की आपको कमी ना पड़े। शहरी क्षेत्र में विशेष रूप से हमें ध्यान देना है कि शहरी क्षेत्र में हमारा अमला थोड़ा कम रहता है, और इसके लिए आपको जो निर्देश दिया गया है कि NUHM के अंतर्गत जितनी भी यूपीएससी है वहां 5 ANM की पदस्थापना हुई है, उनको भी जब कार्य योजना बनाए तो उनके नाम भी शामिल करें। हमारी स्टाफ नर्स ने जिम्मा बखूबी संभाल लिया है हमारे डिलीवरी पॉइंट का, इसलिए आपकी जो प्रॉब्लम थी वहां की कम हो गई है। इसलिए आपसे भी अपेक्षा है जो मेरा कोल्ड चेन हैंडलर काम कर रहा है वो संस्थागत प्रतिदिन वैक्सीन की व्यवस्था करे, क्योंकि अभी हमें जरूरत है कि हमें वापस प्रोग्राम पटरी पे लाना हैगा, और पटरी पे तभी लाया जा सकता है जब लोगों को विश्वास हो गया कि हाँ सब प्रकार की वैक्सीन सभी संस्थाओं में उपलब्ध है। तो आने वाले समय में हर एक, चाहे वो जिला अस्पताल हो, मेडिकल कॉलेज हो, CSC, PSC या सिविल अस्पताल, सभी जगह प्रतिदिन टीकाकरण की व्यवस्था कायम रहे। ओपीडी में जो भी आ रहा है वो एक मैसेज लेके जाया कि देखो सभी वैक्सीन लगना प्रारंभ हो गई है, और वहीं पे आपको मालूम होगा कल ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया कि हमारे प्रदेश में अब सिर्फ 9 ऐसे जिले हैं जो रेड की श्रेणी में है। रेड जोन यानी होता है जहां टीका ना तो संस्थागत लगेगा और ना आउटरीच में लगेगा, तो वो मात्र 9 जिले हैं। आप सबको मालूम है, पेपर में छप चुके हैं वो 9 जिले कौन से हैं, मगर 0 डोज वहां भी लगेगा, 0 डोज तो हर जगह लगना है। बाकी 43 आपके ग्रीन जोन हो गए, तो ग्रीन जोन में अब आपकी जो कार्य योजना है उसमें कुछ बदलाव नहीं करना है, आपको सिर्फ आपकी कार्य योजना को इम्प्लीमेंटेशन ही करना है। अभी प्रमुख सचिव ने मीटिंग ली थी, समीक्षा की थी, और उसमें हम लोगों ने अपनी समस्या भी बताई थी। आपकी जो समस्याएं हम आवश्यक रूप से उच्च अधिकारियों के सामने लाते हैं। वो एक समस्या ये थी कि हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, उसमें थोड़ी सी कमी थी जिससे आवागमन में दिक्कत हो रही थी। तो
प्रमुख सचिव ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि हमारे जो दूरस्थ क्षेत्र हैं, आउटरीच डिफिकल्ट एरिया या एएनएम विहीन क्षेत्र हैं, वहां पे मोबिलिटी सपोर्ट के साथ टीकाकरण होगा। इंटीग्रेटेड मोबिलिटी सपोर्ट आप भी नोट कर लीजिए, वो आरबीएसके की गाड़ी होंगी या ट्राइबल 89 ब्लॉक में एक अतिरिक्त जीप दी है या एमएमयू जो हमारी एम्बुलेंस है, उन सबका एक समन्वित प्रोग्राम बन के और कौन कहाँ किस दिन टीकाकरण करेगा और कौन सी गाड़ी में जाएगा, ये आपको आपके बीएमओ साहब जरूर उसमें आपको सहयोग करेंगे। टीकाकरण कार्यक्रम में अभी जो निर्देश हैं कि विगत 28 दिन में यदि 28 दिन के भीतर किसी पंचायत भवन का या स्कूल का उपयोग कोविड सेंटर के रूप में किया गया है, वहां हम टीकाकरण नहीं करेंगे। कोई भी आंगनवाड़ी का उपयोग, आज ही हमने पत्र के माध्यम से समस्त कलेक्टर को ये निर्देश जारी किए हैं कि फीवर क्लिनिक का उपयोग या कोविड संबंधी सैंपलिंग लेने का उपयोग नहीं होगा। ये निर्देश जारी हो चुके हैं। पिछले साल जब हमने मार्च में जब लॉकडाउन हुआ था और अप्रैल में हमने देखा कि हमारे पूरे प्रदेश में लगभग 26,000 हमारे सत्र कम लगे। इसका मतलब अगर हम 14,000 हमारे सब सेंटर से भाग दें तो कम से कम 14 दूनी 28, लगभग 2 सत्र प्रत्येक सब सेंटर कम लगे हैं। तो 2 इन अतिरिक्त सत्रों को आप अभी अगले 30 तारीख के भीतर, आपको मालूम है कि मेरा एरिया में अभी बच्चे ज्यादा से ज्यादा आंशिक या अटीकाकृत श्रेणी में आ रहे हैं, उनको आप कैचअप राउंड लगाइए। आपका पर्यवेक्षण का प्रोग्राम भी बना दिया गया है। जितने भी आपके सुपरवाइजरी विंग है वो आप मूल्यांकन करेंगे। बेहतर है आप अपने कार्यक्रम का 100 मूल्यांकन चालू करें। एक चेकलिस्ट हमने मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत आपको दी थी और उसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि जो WHO मॉनिटर या यूनिसेफ के या यूएनडीपी कोई भी आता आपकी चेकिंग करने, तो एक निश्चित चेकलिस्ट के साथ आता। वो चेकलिस्ट आप खुद अपने को चेक कर लो ना कि क्या मेरी वैक्सीन गुणवत्तापूर्ण है, वीवीएम सही है, एक्सपायर तो नहीं हुआ है। ये भी चेक कर लीजिए कि मेरा लेवल विहीन शीशी जो मिली थी लेवल विहीन तो नहीं है, कंटेमिनेटेड तो नहीं है। इसके बाद ये भी देख लीजिए कि आपकी जो नीडल है वो पर्याप्त मात्रा में है, सिरिंजेस पर्याप्त मात्रा में है, हब कटर आपका सही चल रहा है, लाल और काले बैग जो आपको आने थे वो आपके पास आए हैं, क्या AEFI किट आपके पास है। यदि नहीं है तो आप अपने बीएमओ से प्रोक्योर कर लीजिए, जिसमें एड्रेनालिन रहता है, हाइड्रोकार्टिसोन रहती है, आईवी फ्लूइड रहती है, शटक रहती है, सिरिंज रहती है, पैरासिटामोल और जिंक एक चीज और आपको बता दें कि जिंक एक ऐसी दवा निकली है जो लंग टॉनिक के रूप में प्रचारित हुई है कोविड में। तो आप कृपया हर घर में जहां अंडर 5 बच्चा है उसको ORS का पैकेट के साथ जिंक जरूर दे दीजिए। जिंक अगर वो 14 दिन ले लेते हैं तो दस्त का तो हो ही गया इलाज, साथ साथ लंग का टॉनिक यानी उसके फेफड़े पे कोविड का असर नहीं होगा। ये एक नया ज्ञान है, उसको आप जरूर देखिए। जो प्रशिक्षण आपको दिया जा रहा है वो आप तक सीमित ना रखें। आप अपने साथ में जितने सहयोगी हैं, चाहे वो आंगनवाड़ी हो, आशा सहयोगी या आशा खुद हो, उन सबको भी आप ज्ञान वितरित करते रहिए। कोई भी कार्यक्रम सफल तब तक नहीं होता है जब तक आप टीम वर्क के रूप में काम ना करें। तो टीम वर्क के लिए आपको जरूरी है कि लोगों में उत्साह, उमंग, ऊर्जा बनी रहे। और आजकल उत्साह बनने का एक जरिया है कि क्या उस आशा को इंसेंटिव मिल रहा है। तो इंसेंटिव के बारे में भी थोड़ा सा आप फिर से ज्ञान ले लीजिए कि हेड काउंट प्रति माह हेड काउंट करने के लिए 100 रुपए का प्रावधान है आपकी आशा को। हेड काउंट का मतलब होता है कि जो पिछले आपके बच्चे और गर्भवती माता रजिस्टर और डायरी में नोट हो गए हैं, उसके अतिरिक्त पिछले 1 महीने में कितने घरों में या कोई प्रवासी नए परिवार तो नहीं आ गए, उनके परिवारों का लेखा जोखा करना हेड काउंट है। हेड काउंट के बाद आप एएनएम रजिस्टर के साथ बैठ जाए, आशा ने नाम लिए हैं उसमें से चेक करें कि कौन कौन से टीके इसके छूटे हुए हैं, वो कहलाएगा ड्रॉप आउट। कुछ नाम ऐसे होंगे जिसका नाम इसके एएनएम के रजिस्टर में नहीं होगा क्योंकि वो बाहर अपने मायके में गई थी या दूसरे प्रदेश में, जिले में या ब्लॉक में जाके डिलीवरी हुई थी तो नाम नहीं था, वो लेफ्ट आउट कहलाएगा, उसका नाम आप जोड़ लीजिए। नाम जोड़ने के लिए अब एएनएम, आप जितनी एएनएम बैठी हुई हैं उनसे अनुरोध है कि अब समय आ गया है पेपरलेस।
हम लोग भी यहाँ बैठ के पेपरलेस मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हम भी अपना प्रशिक्षण अब प्लेटफॉर्म पे कर रहे हैं, आईटी प्लेटफॉर्म पे कर रहे हैं, चाहे वो जूम के माध्यम से कर रहे हैं या वेबिनार के माध्यम से। यानी अब समय आ गया है, बदलते वक्त के साथ हमें भी बदलना होगा। इसलिए आप आईटी आपको क्या दिया है? अनमोल दिया है। आपका रिपोर्ट रिटर्न सब उसी में डालिए, आपका न्यू बॉर्न रजिस्ट्रेशन भी करिए, तो जितने नए पंजीयन है आप सीधे अनमोल में एंटर करिए। जितना अपडेशन है फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड डोज लग रहा है, उसका भी डेटा जो भरना है वो आपको भरना होगा। तो इस पर और इसी से आपका वर्क प्लान भी अब जनरेट होगा। तो आपका ऑटोमेटिक वर्क प्लान अनमोल आधारित होगा। आरसीएस भारत शासन से जुड़ा हुआ है और अभी मिशन संचालक महोदया द्वारा मीटिंग ली गई थी और हमें स्पष्ट निर्देश दिया है कि टीकाकरण कार्यक्रम का मूल्यांकन अब सिर्फ और सिर्फ अनमोल और आरसीएच के माध्यम से होगा, एचआईएमएस के माध्यम से नहीं होगा। मैं ये कतई नहीं कह रहा हूं कि एचआईएमएस की रिपोर्ट देना बंद कर दीजिए। भारत शासन द्वारा पूरे प्रोग्राम को एचआईएमएस की माध्यम से किया जाता है। एक जो आपकी इस प्रोग्राम में बहुत विसंगति है वो किसी न किसी कारण से हो गई थी। पूर्ण टीकाकरण की परिभाषा अभी तक निचले स्तर तक नहीं पहुंची है। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से मैं चाहता हूं कि आप पूर्ण टीकाकरण की परिभाषा एक बार फिर से समझ लीजिए। एक बच्चा, शिशु किसको कहते हैं? जो जिस बच्चे ने जन्म लिया और अपना 12 महीने तक का जो पीरियड है वो शिशु काल कहलाता है। तो बच्चा जैसे ही पैदा हुआ उसको बीसीजी लग गया, पेंटावेलेंट 1, 2, 3 3 डोज मिल गए, साथ में पोलियो की 2 खुराक 3 बार मिल गई और एमआर का पहला टीका मिल गया। अगर ये सब मिल गए हैं तो ये पूर्ण टीकाकरण का परिभाषा के अंतर्गत आता है। तो जैसे ही बच्चा जन्म लेता है, आपको मालूम होगा कि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी कराना क्यों जरूरी है? इसलिए है कि मातृ और शिशु मृत्यु दर में अगर हमें 100% कमी लाना है तो 9 महीने न केवल एएनसी चेकअप किया जाए, 9 महीने तक। मैं 4 एएनसी की नहीं बोल रहा हूं, ये भी एक नया फंडा आप ट्रेनिंग में ले लीजिए। सबसे कम शिशु मृत्यु दर हमारे जो एशिया कंट्री में वो है श्रीलंका में, और श्रीलंका में हर महीने 8 महीने तक एएनसी का फॉलोअप किया जाता है, फिर 15-15 दिन के बाद किया जाता है और 9वें महीने में 1-1 हफ्ते के अंदर। तो जब इतना सघन आप मॉनिटरिंग करेंगे उस गर्भस्थ शिशु की, तो कोई वजह नहीं है कि हम शिशु की मृत्यु होते हुए देखें। तो हमें ये अब नया रूप धारण करके चलना है कि भले ही हम उसके वो नहीं आ रही हम तक, हम पहुंचेंगे उस तक जो ना पहुंचे हम तक। जो एक टैगलाइन है उसके साथ आप घर तक जाइए, उनकी कुशल क्षेम पूछिए, उन्हें कोई सूजन तो नहीं आ गई है, ब्लड प्रेशर तो नहीं बढ़ गया, खून की कमी तो नहीं आ गई है। ये सब चीजें जो आपको एमसीएच प्रोग्राम में डॉक्टर अर्चना मिश्रा आपको बहुत अच्छे समझाएंगी, उसको आप देखिए और आप संकल्प लीजिए इस साल कि मेरे कार्य क्षेत्र में मैं एक भी बच्चा और गर्भवती अपंजीकृत नहीं रहेगी, बिना रजिस्ट्रेशन के तो नहीं रहेगी। 100% हम उनको सेवाएं देंगे, 100% उनका मातृ और शिशु रक्षा करके उनकी मृत्यु निल करेंगे, मतलब मृत्यु नहीं होने देंगे। ये जिम्मेदारी अपने को लेना है। पूर्ण सुरक्षित स्वस्थ मां, स्वस्थ शिशु, स्वस्थ प्रदेश का संकल्प हमें लेके इस साल काम करना है। देखिए, आप सबको मालूम है कि जो आशा के हम आपको बता रहे थे कि कितने कितने इंसेंटिव है। पहला है 100 रुपए हेड काउंट का। नंबर 2 आता है सोशल मोबिलाइजेशन। ये जो बच्चों को एक दिन पहले जाके हितग्राहियों को बताना है कि कल बहन जी 9 बजे में पहले घंटे में आपका नाम दर्ज हुआ है, आपका दूसरे घंटे में है, तीसरे घंटे में है, इस टाइम में आएंगे। ये काम के लिए उसका 150 रुपए है, सोशल मोबिलाइजेशन। दूसरा हैगा जब 12 महीने के अंदर पूरे टीके लग जाते हैं तो उसको 100 रुपए मिलता है। इसको बोलते हैं FIC, फुल्ली इम्यूनाइज्ड चाइल्ड। 75 रुपए फर्स्ट बूस्टर पे, डीपीटी का फर्स्ट बूस्टर लग गया 16 से 24 महीने में 75 रुपए देते हैं। 5 से 6 साल के अंदर जब दूसरा बूस्टर डीपीटी का लगता है तो उसको 50 रुपए देते हैं। इस प्रकार हर बच्चे के टीकाकरण पूर्ण होने के लिए जो इंसेंटिव है वो हमारी आशा बहन जी को मिली। इसका एएनएम टीम लीडर होती है, आकलन करके आप समन्वय करें, आपके ब्लॉक की टीम बैम को बताइए, बीपीएम को बताइए, बीएमओ को, और तब तक बताते रहिए जब तक उसको उसका हक श्रम का सम्मान ना हो जाए, तब तक बताते रहिए। इसी प्रकार से आपको ये भी देखना है कि हमारा एवीडी जो वैक्सीन लेके आ रहा है उसका कुशल क्षेम लो। बेटा आपको पिछले महीने का आपका श्रम
श्रम श्रेय मिल गया तो कहेगा नहीं बहन जी नहीं मिला। आप भी इस चीज को रखिए, आप सबको मालूम है कि सामान्य क्षेत्र में जब वो कैरियर लेके आता है तो 90 रुपए देते हैं, जब वो असमान क्षेत्र में डिफिकल्ट एरिया, पहाड़, जंगल, नदी नाले क्रॉस करते हुए आ रहा है या 30 किलोमीटर से ज्यादा जा रहा है तो 200 रुपए देते हैं पर कैरियर। तो ये देखिए कि उसको उसका हक जरूर दिलाएं, जिसमें उसमें खुशी बनी रहे। अच्छे अच्छे मन से अगर काम किया जाए तो उसका प्रतिफल बहुत अच्छा होता है। इस प्रशिक्षण अधूरा रह जाएगा यदि मैं आपसे कोल्ड चेन की बात ना करूं। आप सबको मालूम है शीर्ष श्रृंखला रीढ़ की हड्डी होती है। शीर्ष श्रृंखला की परिभाषा कई सालों से हम लोग करते आ रहे हैं। निर्माता से हितग्राही तक वैक्सीन का परिवहन 2 से 8 डिग्री तापमान पर किए जाने को शीर्ष श्रृंखला बोलते हैं। पहले हम लोग जब 1985 में के पहले हम 5 वैक्सीन से काम चला रहे थे। 6वीं वैक्सीन मीजल्स आ गई थी 1985 19 नवंबर को। इसके बाद हमें हेपेटाइटिस मिली 2005 में। फिर 2010 में हमें एमआर का एक्स्ट्रा डोज मिला, सेकेंड डोज। फिर हम लोग 2014, 15, 16 में बाढ़ सी आ गई एकदम से, आईपीवी भी आ गया, पेंटावेलेंट भी आ गया, रोटा भी आ गया। इस प्रकार अभी हमारे पास 10 और एक नई वैक्सीन अभी हमारे प्रदेश को मिलने जा रही है, वो है जापानीज एन्सेफेलाइटिस। वो हमारे कुछ केसेस जापानीज एन्सेफेलाइटिस के निकले हैं, विदिशा में निकले हैं, इंदौर में निकला है, भोपाल में। तो इन जिलों में जापानीज एन्सेफेलाइटिस। तो इसका ये मेरी 11वीं वैक्सीन होगी इस प्रदेश की। तो 11 वैक्सीन और 11 बीमारी के हमारे पास वैक्सीन उपलब्ध है। तो इन वैक्सीन का रख रखाव आप सबको मालूम है, कोल्ड चेन फोकल पॉइंट पे आईएलआर और डीप फ्रीजर होता है। डीप फ्रीजर में आइस पैक जमाए जाते हैं। जब आप तक वैक्सीन पहुंचाई जाती है तो सबसे पहले जो कोल्ड चेन हैंडलर है, जो वैक्सीन का देख रेख कर रहा है, वो आइस पैक निकाल के बाहर रख देता है। थोड़ा सा उसमें पसीने की बूंद आ जाते हैं या खनखना के देखें तो थोड़ा सा आवाज आती है अंदर बर्फ के हिलने की। इसको बोलते हैं कंडीशनिंग ऑफ आइस पैक। तो जब वैक्सीन आपके पास आती है तो आप देख लीजिए कि आपके आइस पैक कंडीशनड हैं कि नहीं। ऐसा तो नहीं हार्ड आइस पैक आ गए हैं जिससे हमारी जो वैक्सीन है वो जम तो नहीं गई। टी सीरीज की वैक्सीन, चाहे वो डिप्थीरिया की हो या टीडी। टीडी आप सबको मालूम, पहले टिटनेस टॉक्साइड था, अब टीडी। टीडी का मतलब होता है टिटनेस और एडल्ट डिप्थीरिया। ज्यादा उम्र में भी डिप्थीरिया होने लगा है, उसका भी टीका अब टीडी। और टीडी हम ना केवल गर्भवती महिला को देते हैं, 10 साल के बच्चों को भी देते हैं और 16 साल के भी। तो टीडी का वैक्सीनेशन भी आप, क्योंकि अभी अगले 2-3 महीने तक स्कूल खुलने की संभावना कतई नजर नहीं आ रही। तो कृपया आप देख लीजिए, जितनी भी आपकी किशोरी बालिकाएं हैं या बालक हैं जो भले ही 10 साल और 16 साल के हैं, उनको भी आप टीकाकरण सत्र में मातृ एवं शिशु कल्याण की सेवाओं के बाद शाम वाला सत्र रखिए उनको। जब 2 बजे तक आपका प्रोग्राम हो जाता है और 2 से 4, तो 2 से 4 में आप बड़े बच्चों को लाइए और समूह वैसे ही हो, सोशल डिस्टेंसिंग हो, मास्क सब लगे हों, हैंड वॉश हो। वो वाला जो 3 मूल मंत्र हैं कोविड समाप्त करने के। कोविड का अंत होगा कब? एसएमएस करेंगे हम। कोविड का अंत होगा कब? एसएमएस करेंगे हम। एसएमएस का मतलब क्या होता है? पहला होता है सैनिटाइजेशन, दूसरा होता है मास्क लगाना, और तीसरा एस का मतलब होता है सोशल डिस्टेंसिंग। तो 3 मूल मंत्र हमें याद रखना है और इसके लिए जरूर आपको ये देखना है, टीकाकरण कार्यक्रम सफल बनाना है। आप सबने समाचार पत्रों में भी पढ़ा होगा कि कई हमारे बच्चे अभी असुरक्षित हैं, आंशिक हैं, और इनको हमें घर घर जाके खोजना है, समझाना है, ये बताना है कि देखिए कोविड एक महामारी है जो आज नहीं तो कल नियंत्रण में आ जाएगी। और ये जो बीमारियां हैं, ये उनसे भी, अगर आपको मैं बता दूं मीजल्स के बारे में, कि मीजल्स जो है इस धरती का सबसे तेजी से फैलने वाला रोग है, सबसे तेजी से, और उसको सबसे ज्यादा मारक क्षमता है उसकी, बहुत घातक है। 30% अगर एक महामारी होती, 30% मौत की दर है, जबकि अभी कोविड का मौत का दर है 4%। तो ऐसा रोग जिसमें इतनी ज्यादा मृत्यु दर है, उसका बचाव करना हम दृढ़ संकल्पित हों कि हम एक भी बच्चा और एक भी गर्भवती महिला को असुरक्षित नहीं छोड़ेंगे। ये हमें ध्यान रखना होगा। और टीकाकरण के बारे में
हम आपसे चर्चा करते रहेंगे। मैं ये चाहूंगा कि जब ये प्रशिक्षण हो जाए उसके बाद भी हो सकता है 10 सवाल आपके मन में हैं, तो आप अपने डीआईओ साहब को, जो भी आपको अभी भी ऐसे हैं अनुत्तरित सवाल, उसको आप लिख के जरूर भेजेंगे तो एक हमारे पास संकलित क्वेश्चन बैंक आ जाएगा। और हमारे जो विश फाउंडेशन है, डॉक्टर सौरभ प्रदेश के इंचार्ज हैं, हमने उनसे चर्चा की है कि लिंक के माध्यम से क्वेश्चन आंसर आप तक हर मोबाइल में हम पहुंचा देंगे। तो आप और हम आज संकल्पित हों कि टीकाकरण कार्यक्रम को ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए बच्चों को, और हर बच्चे का जन्म सिद्ध अधिकार हैगा पूर्ण सुरक्षा, और हम सबका संयुक्त जिम्मेदारी है। आए हम सब बखूबी इसको निभाएं। एक 4 मिनट की हमने फिल्म भी बनाई है, एनिमेटेड फिल्म, आपको बहुत अच्छी लगेगी। बहुत उसका समय हमने निकाला, बहुत ज्यादा चीजें सोची कि इस 4 मिनट में हम क्या आपको दे दें, और आपको देख के अच्छा लगेगा कि जो आप हमेशा पूछते रहते हैं उन्हीं सवालों को रख के हमने ये फिल्म बनाई है, और उसको जरूर देखना आप और दूसरों को भी दिखाना। टीके की डिमांड पैदा करना बहुत जरूरी है। हमने प्रचार प्रसार की अभी तक बात नहीं करी। प्रचार प्रसार कैसे संभव है? देखिए, यूनिसेफ की एक सर्वे रिपोर्ट बता रही है कि हम 80% हमारा स्वास्थ्य का संदेश आंगनवाड़ी, आशा और एएनएम बहन जी के माध्यम से हर घर तक पहुंचता है। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, अंतर व्यक्ति संपर्क के माध्यम से। तो आपको सिर्फ ये देखना है कि लोगों को जो एक टीकाकरण कार्यक्रम चाहत भरा हो, लोगों द्वारा चाहा गया टीकाकरण, चाही आवश्यकता हो, ना कि थोपी गई आवश्यकता। पहली बात तो ये देखना है। दूसरा, हमारी जो भाषा हो सरल हो, और उनकी भाषा में अगर हम बात करेंगे तो ज्यादा असरकारी, उपयोगी और लाभकारी होगी। तीसरा, आपको ये देखना है, हमेशा आदमी देखता है मेरा फायदा क्या, तो फायदे जरूर गिनाइए आप, और साथ में नुकसान जो आपके बताएं कि साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं, जो मामूली सी प्रतिक्रियाएं हैं वो जरूर बताइए। इसके साथ ये भी हिदायत दीजिए उनको कि अगर इसके अतिरिक्त भी आपको लगता है कि अचानक खूब तेज बुखार हो गया तो 108 बुला के तुरंत आप भर्ती करा दीजिएगा। अपने घर पे रोक के रखने की जरूरत नहीं है। हम लोग ने जो भी AEFI, एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन, जो डेथ हमने इन्वेस्टिगेशन किया है, वो आपको शेयर करना चाहते हैं, और वो शायद आपको और आपके उन परिवारों को भी मददगार होगा। हमने ज्यादातर देखा है कि जो माताएं अपने बच्चों को टीका लगाती हैं, वो दिन भर में काम के बाद इतनी थक जाती हैं कि जैसा बोला जाता है कि बच्चे को हमेशा दूध बिठा के पिलाओ, वो लेटे लेटे दूध पिला देती हैं। लेटे लेटे, वो भी रात में, जब बच्चा टीका लगा है, थोड़ा सा दर्द होगा, थोड़ा बहुत रोएगा, वो लेटे ही लेटे दूध पिला देती हैं। दूध पिलाते पिलाते सो जाती हैं। सोने के बाद बच्चा तो दूध पी रहा था, आपका शरीर जब मुड़ता हैगा तो वो उसके स्तन के नीचे दब के सांस रुक जाती है, ये हमने देखा है। तो कृपया उस दिन तो हम बैठ के ही दवा इसको दूध पिलाएंगे, ये आप संकल्प लें। दूसरा, देखा है कि दूध पिलाने के बाद थपथपाना चाहिए, जिसको बर्पिंग कहते हैं, डकार आना चाहिए, वो हमारी माताएं नहीं कर पाती हैं। तो उससे ये होता है कि गले में उसका दूध फंस जाता है, अचानक सांस रुक जाती है। तो ये हिदायतें टीकाकरण सत्र के बाद हमारी बहन जी आशा जरूर देखेंगी आंगनवाड़ी, कि पहले हम लोग बोलते नहीं थे, अब आपको सिखा रहे हैं, ये चीजें जरूर चालू करें, ये 2 बातें। और तीसरा, गोली जो है माँ के दूध में पीस के दी जानी है। एक जगह आपने गोली दे दी, एक जिले में उसको माता को दी, उसने देखा इतनी बड़ी गोली है, बच्चा कैसे खाएगा, उसने खुद खा ली, और उसको पसीना निकल गया, तो उसने पूरे पूरे मोहल्ले में प्रचार कर दिया कि अगर इस बच्चे को देते तो पता नहीं क्या हो जाता। तो कृपया नियम जो बना है उसको आप पालन करें। गोली अपने सामने पीस के उनके भरोसे मत छोड़िए आप। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि पैरासिटामोल के ड्रॉप्स चालू कर दें, मगर जब तक गोली का प्रचलन है, गोली पीस के माँ के दूध के साथ पूरे जो डोज निर्धारित है उम्र के हिसाब से उसके अनुसार ही दें। ये हमारा टीकाकरण कार्यक्रम का लक्ष्य एक ही है, संपूर्ण टीकाकरण। और इसके लिए हमारे 2 पंजीयन होते हैं। गर्भवती माता का पंजीयन जितनी जल्दी हो सके हमें करना चाहिए, मगर 3 महीने के अंदर RCH पोर्टल अनमोल के माध्यम से एंट्री होना अनिवार्य है। मध्य प्रदेश शासन का राजपत्र में यह नियम है। शिशु जन्म 21 दिन के भीतर, 48 घंटे के भीतर, जो डिस्चार्ज के पहले RCH में नाम आ जाना चाहिए शिशु जन्म का, मगर जो होम डिलीवरी हो रही है वो 21 दिन के भीतर RCH पोर्टल में दर्ज हो जाना चाहिए कोड नंबर, ये भी नियम हैगा। 3 प्रकार की विधि है, फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। जो इंजेक्शन की विधि है वो 3 प्रकार की है। पहला, बाएं कंधे पे BCG 15 कोण से। दूसरा, जांग पे
90 के कोण पे इंट्रामस्कुलर, डीप इंट्रामस्कुलर, और दाहिने बाजू में सबक्यूटेनियस। तो 3 प्रकार की विधि हो गई। फिर से वापस कर दें, इंट्राडर्मल, सबक्यूटेनियस और इंट्रामस्कुलर। मुख द्वार से 2 वैक्सीन दी जाती हैं, वो आपको बता दिया, पोलियो एंड रोटावायरस। इसके बाद 4 आपके महत्वपूर्ण संदेश के पहले हमें 4 बातें स्क्रीनिंग के पूछना है। ए यानी एज, बी यानी बिफोर इंसिडेंस, सी यानी कार्ड, और डी यानी डिजीज, कोई बीमारी से ग्रसित तो नहीं है। 4 महत्वपूर्ण आपको संदेश देना ही है। इससे जो भय और भ्रांति है वो खत्म हो जाती है। संदेशों का आदान प्रदान करने से जितनी भी मन में शंकाएं कुशंकाएं हैं वो मिट जाती है। 5 फायदे आपको फिर से गिना देते हैं प्रोग्राम में। टीकाकरण का सबसे बड़ा फायदा है शिशु मातृ मृत्यु दर में 20% की कमी, बाल कुपोषण दर में 50% की कमी। आप ये नहीं कहना कि कुपोषण का टीका, हमारे डॉक्टर साहब आए थे, शुक्ला साहब, वो बता गए टीकाकरण में कुपोषण का टीका नहीं है, मगर वो बीमारियां जो कारक बन रही हैं, दस्त के कारण उसमें रोटावायरस से वैक्सीन, मीजल्स के कारण जो कॉम्प्लिकेशन होता है, आपको फिर बता दें कि मीजल्स का कॉम्प्लिकेशन क्या होता है। मीजल्स जैसे ही शरीर में बुखार आता है, सर्दी खांसी बुखार, और दाने आ जाते हैं। जैसे ही दाने आते हैं तो 7वें दिन सबसे पहले हमारे यहाँ जो सुरक्षा कवच है, ये चमड़ी के नीचे एक लसलसा पदार्थ होता है, उसको एपिथेलियम, एपिथेलियम विटामिन ए का स्टोर, भंडार गृह है। तो ये भंडार गृह पे अटैक करता है मीजल्स का वायरस। सबसे पहले आंख की एपिथेलियम पे अटैक करेगा। अगर उस पर इलाज नहीं मिला, नीम हकीम के हाथ में चला गया, तो एकदम से छाला पड़ जाएगा और अंधा हो जाएगा बच्चा। 10वें दिन कान की झिल्ली पे अटैक करता है। अगर उसका इलाज सही ढंग से नहीं हुआ, वही सरसों का तेल डालते रहे, और वो बहरापन में चला जाएगा। 14वें दिन उसके श्वास की नली पे अटैक करता है मीजल्स का वायरस, और उसको निमोनिया हो जाता है। बार बार निमोनिया होगा, वो प्राइमरी कॉम्प्लेक्स और टीबी में परिवर्तित हो जाता है, और प्लूरिसी हो जाती है। 6 महीने के अंदर घुटने की एपिथेलियम पे अटैक करता है, आर्थराइटिस हो जाती है। 1 साल के भीतर मस्तिष्क की झिल्ली पे अटैक करता है, मेनिंजाइटिस हो जाती है। और 7वें साल पैन इनकेफ्लाइटिस। इसका मतलब 7वें दिन से 7 साल तक मीजल्स का वायरस शरीर में रहते हुए इतने दुष्चक्र और दुष्परिणाम उस बच्चे को भोगना पड़ता है, जबकि एक अच्छी खासी वैक्सीन थी, 95% सुरक्षा दर। आप सबको बता रहे हैं कि एमआर अभियान जब हमने किया है, तो इस साल हमारी महामारी अभी तक नियंत्रित है। 2 महीने में हमारा एकदम से एमआर का डाउनफॉल हुआ है। तो आप अभी जब टीकाकरण करने जाए तो सबसे पहले ये देखना कि मेरे एमआर के कितने बच्चे छूटे हैं। 5 साल का कोई भी बच्चा अगर छूटा हुआ है किन्हीं भी कारणों से, या आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि इसका रिकॉर्ड नहीं है, तो भी आप एक्स्ट्रा डोज भी लगा दें। उससे फायदा होगा कि हमारा मीजल्स मुक्त क्षेत्र हो जाएगा, और मीजल्स से होने वाले इतने सारे जो कॉम्प्लिकेशन गिनाए हैं, निमोनिया और डायरिया, जो कुपोषण का कारक बनते हैं, मृत्यु का कारक बनते हैं, उसकी रोकथाम हम कर पाएंगे। तो 5वें ये फायदे में हम आपको दिखा रहे हैं कि हैंडीकैप, सबसे बड़ा जो विकलांग होने का कारण होता था पोलियो, मगर अब जो विकलांगता जो बीमारियां कर रही हैं, टीबी, मेनिंजाइटिस, उसके लिए बीसीजी है। मीजल्स का टीका लग रहे हैं, इंसेफ्लाइटिस नहीं होगी, तो हाथ पांव जो जकड़ रहे हैं या बेहोशी आ रही है, कोमा में जा रहा है, वो बच्चे नहीं होंगे। और साथ में एमआर, रूबेला जो है वो विकृति का सबसे बड़ा कारक है। ऐसी बीमारी है जिसका 100% बचाव है टीका रूबेला। तो आप मीजल्स जब लगा रहे हैं तो रूबेला, एमआर टीका, अब मीजल्स का तो प्रचलन बंद हो गया है, एमआर का टीका मिल गया है, तो आप जब डिमांड करते हैं तो आप सभी प्रकार की वैक्सीन का डिमांड कीजिए। जब वैक्सीन स्टोर कीपर के पास जाते हैं, वो कहते हैं बहन जी का फोन आया था, ये वाला वैक्सीन मत भेजना, कृपया ये जो गलती कर रहे थे आप लोग ना करें, क्योंकि हमारे प्रवासी मजदूर आ रहे हैं पूरे देश से और आते रहेंगे अगले महीनों तक। वो कौन सा टीका नहीं लगा, उसकी वैक्सीन ही नहीं ले गए थे, आप अब अपने हिसाब से गए थे, तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि 1 महीने में 1 बार आप जाते हो। इसलिए वैक्सीन सब प्रकार पर्याप्त मात्रा में आपके पास हो। इसके बाद आप अपना किट जरूर, एएनएम को अपना किट लेके चलना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम वैक्सीन तो ले गए थे पोलियो, मगर ड्रॉपर छोड़ दिया। तो छोटी छोटी बातें हैं। आपका स्वाब, स्प्रिट का इस्तेमाल नहीं करना है, मगर वेट स्वाब तो ले जाना था, आप सूखी स्वाब ले गए। तो आप 1 दिन पहले अपनी पूरी तैयारी करिए। समय की पाबंदी बहुत जरूरी होती है। किसी भी, आपको बता दें कि एक इंटरव्यू हो रहा था, उसमें ये पूछा गया अमिताभ बच्चन से कि आप इस महासदी के महानायक हैं, आपकी सफलता का राज क्या है? तो मालूम क्या था जवाब? अमिताभ बच्चन का जवाब ये था कि समय की पाबंदी। जिंदगी में मैंने समय की पाबंदी करी।
अक्सर सुनने में और देखने में भी आता है कि हमारी बहन मंगलवार को टीकाकरण है, 9 बजे है, यानी आप 9 में 15 मिनट पहले पहुंच के सजाइए, सवारिए, बैनर पोस्ट लगाइए, लोगों को बुलाइए, मेगा माइकिंग कराइए, ये व्यवस्था होना चाहिए। मगर उस दिन आप 12 बजे पहुंच रही है और उसी दिन इतनी ज्यादा जल्दी रहती है कि 2 बजे बाइंड अप करके चले आते हैं। तो कृपया इस जो गलतियां करते आए हैं उसको दोहराए नहीं। गलतियां स्वीकार है, गलत काम बिल्कुल स्वीकार नहीं है। और हम लोग ने हाईटेक का मॉनिटरिंग सिस्टम, जीपीएस बेस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम लागू कर दिया है। आपका हर मूवमेंट हम लोग आपको रखेंगे, आप स्व नियंत्रित हों, स्व अनुशासित हों और अपनी जो ड्यूटी है उसको जरूर ये देखें कि आप ईमानदारी से करें। कड़ा परिश्रम तो आप कर रहे हैं, वो आपने अभी करके दिखाया है। परिश्रम का फल हमेशा मीठा होता है, ये आपने देखा है ड्यूटी करते हुए। मगर हमें ये भी देखना है कि उसमें सच्चाई, रिपोर्टिंग जो करें आंकड़े, ये देखिए बच्चे आंकड़े नहीं है, कृपया ये देख लीजिए, उनके भी दिल में धड़कन है। तो वो धड़कते दिलों का आप जो आकलन कर रहे हैं वो एक आंकड़े में ना समा जाए। टीका लगाया नहीं, आप बोल मैंने लगा लिया, वो बीमारी में तो देखेगा सामने। तो कृपया ऐसी चीज, और काश वो मेरा बच्चा होता। थोड़ा सा आपसे मेरे को यही कहना है कि एक वर्ड हमने चुना है आपके गुणों के बारे में। एक अच्छी स्वास्थ्य कार्यकर्ता कौन? नमस्कार। ना से है नम्रता, माँ से है ममत्व, सा से है समर्पित सेवा, का से है कार्यकुशलता, आ से है अनुशासन और रा से है रचनात्मकता। ये नमस्कार शब्द के आगे एक कॉलम और खींच लीजिए कि आप अपने को कितना मूल्यांकन दे रहे हैं। अगर 10 नंबर है तो आप अपने को कितना मूल्यांकन, ये एक्सरसाइज में हर प्रशिक्षण में कराता हूं। हमारी कई बहनें 10 में से 10 अपने को अगर निकाल देती हैं और जब पूरे समूह के सामने बात करते हैं तो पूरा समूह हंसता है कि साहब इनका नम्र नहीं है, तो बहुत ही कड़क बोलती है। तो कृपया आपका स्वमूल्यांकन ईमानदारी से आप करें। सुपरवाइजर जो आपके हैं उनको भी हमने गणपति की आकृति से बांधा है। एक अच्छा सुपरवाइजर कौन? देखिए, अगर गणपति की आकृति देखें तो हमें लगता है कि माथा चौड़ा यानी ज्ञानवान हो, कान बड़े यानी आपको सुनने की शक्ति अच्छा रहना चाहिए पब्लिक हेल्थ में। आपकी आंखें छोटी मतलब सूक्ष्म दृष्टा होना चाहिए। जब आप घर के सामने से जा रही हैं और देख रही हैं कि नवजात शिशु आपकी आशा ने छोड़ दिया, मगर आप में ज्यादा गुण है, ज्यादा ज्ञान है, तो आपकी नजर में आपको क्या दिखेगा कि बच्चे की पुंतड़ियां हैं, यहाँ अजवाइन की खुशबू आ रही है और बच्चे की किलकारी। तो आपने तुरंत पकड़ लिया कि हाँ, आपने एक नवजात शिशु को छोड़ दिया पंजीयन करने से। तो आपका ये भी देखना है कि आपके ज्ञान चक्षु हमेशा खुले रहें। 2 चीजें होती है, एक होता हैगा, एक हाथ में गणपति के लड्डू होता है और फूल होता है और एक में त्रिशूल। तो ये आप भी एएनएम में, आप अपने अधीनस्थ को ये देखिए, आपके जो सहयोगी कर्मी, कि क्या मैंने अपनी इतना अच्छा काम कर रही थी मेरी आशा बहन, उसको हमने कुछ पुरस्कार दिलाया? हमारी आंगनवाड़ी इतनी मेहनत कर रही थी, क्या उसको हमने कोई अच्छा प्रशंसा दिलवाई? तो पुरस्कार, प्रशंसा भी, और अगर बार बार कहने की बात भी नहीं है तो उसका नाम जरूर आप भेजें, अनुशासनात्मक कार्रवाई भी कराएं। मैं लास्ट में आपको बता दें कि अगर आपकी इच्छा शक्ति बलवती हो तो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी, नामुमकिन कुछ नहीं है। एक छोटा सा कंकड़ जब पानी से टकराता है तो लहरें पैदा कर देता है, चाहे वो नदी में हो या कुएं में, आप डाल के देखिए, लहरें पैदा कर देता है। वो बेजान है, बेजुबान है, और हमको तो बुद्धि दी है, वाणी दी है, उसका भरपूर उपयोग कर सकते। हम तो अपने क्षेत्र में भूचाल ला सकते, स्वास्थ्य में क्रांति ला सकते हैं। तो आप सबको मेरा नमन। आप अपने कार्य में सफल रहें, गुणवत्तापूर्ण कार्य करें और कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए ज्ञान जितना है वो अर्जित करें। आखिरी दिन तक हमें ज्ञान अर्जित करना चाहिए। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आप जरूर नोट कर लीजिए। राज्य स्तर पे जो हमने कंट्रोल रूम है 0755-255-2905, ये लैंडलाइन नंबर है। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर 8989988578। रिपीट, ये सीयूजी नंबर है 8989988578। 85 में यूआईपी प्रोग्राम चालू हुआ था, 78 में ईपीआई। मेरा आप सबको नमस्कार, धन्यवाद।